Friends, how are you? Welcome once again to history session. In the last class about the beginning of freedom movement, and we also discussed about ancient Indian history, centralization of administration through British rule, western education, economic exploitation, और धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से क्या क्या हुआ, क्या क्या मांगे उन्होंने रखी ब्रिटिशर्स के सामने, और मॉडरेट्स का काम क्या था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सट्रीमिस्ट. वन ऑफ द ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट लीडर इज़ लोकमान्य तिलक, जो कि बहुत उम्दा लीडर थे और बहुत इन्होंने काम किया है. इन्होंने न्यूज़पेपर्स तक निकाले हैं. इन्होंने गणेश फेस्टिवल को एक्चुअली स्टार्ट किया है इन्होंने. तो इन्होंने बहुत कुछ किया है. इन्होंने जो किया था वो इंटेंशन से गणेश फेस्टिवल अभी नहीं मनाया जाता है. इन्होंने गणेश फेस्टिवल की इंट्रोडक्शन इसलिए किया था, इसलिए बनाया था कि ताकि लोग मिले और एक दूसरे से आइडिया डिस्कस करें और धर्म की भावना बढ़े, साथ साथ में आज़ादी का भी माहौल, जश्न बढ़े. तो एक्सट्रीमिस्ट का फेस था 1905 और 1920 तक. ऑल इंडियन लीडर्स who were politically aware kept aside their differences of caste, religion, language, province and gathered on a single platform of Indian National Congress. जो भी लीडर्स पॉलिटिकली म्हणजे राजकारण, राजनीति जानते थे, उन्होंने अपनी जात पात, अपना धर्म, अपनी भाषा, अपना जो प्रोविंस, जिस प्रोविंस में वो रहते थे, वो सब एक बाजू रख के एक ही प्लेटफॉर्म के आके एक्सट्रीमिस्ट नाम से पहचाने गए. देर वेर यूनानिमस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस. यूनानिमस म्हणजे एकमत, बिना अपोजिशन के जो होता है. यूनानिमसली इलेक्टेड म्हणजे बिना अपोजिशन के जो होता है उसको यूनानिमस बोलते हैं. तो इनके डिसीजंस यूनानिमस रहते थे कभी भी, इसीलिए इनके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत उम्दा थे और इनके ऑब्जेक्टिव्स में ये कामयाब बाद में हुए. एंड टेकिंग फॉरवर्ड द मूवमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट देर वर डिफरेंसेस रिगार्डिंग वर्किंग सिस्टम. इनके ऑब्जेक्टिव्स एक थे, ध्येय एक था, आज़ादी को पाना है, लेकिन काम करने के तरीके में मतभेद था. दीज वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस म्हणजे किसी का तो किसी का मत मॉडरेट की तरफ था. एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से लड़ झगड़ के अपन आज़ादी ले, और मॉडरेट्स ये चाहते थे कि बिना शस्त्रों के अपन आज़ादी ले. तो ये डिफरेंस था बच्चों. फ्रॉम दीज डिफरेंसेस टू मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स वर फॉर्म, द मॉडरेट्स हु एडवोकेटेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स, एंड एक्सट्रीमिस्ट हु बिलीव्ड इन सीवियर स्ट्रगल फॉर अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम. जैसा मैंने कि फ्रीडम, दोनों का ध्येय सेम था, फ्रीडम अटेन करना था, लेकिन मॉडरेट्स तो जो थे वो पीसफुली अटेम्प्ट करना चाहते थे, और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को अच्छा सबक सिखाए और स्ट्रगल करे. बिना स्ट्रगल के, वो ये सोचते थे कि बिना स्ट्रगल के हमको आज़ादी नहीं मिलेगी. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल की जोड़ी बहुत फेमस हो गई. तो ये थे लाल बाल पाल. समझ में आया? तो ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे और ये इतना विश्वास करते थे कि हम अगर स्ट्रगल करेंगे तो ही हमारा काम होगा. इन द अर्ली पीरियड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फॉर ब्रिंगिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग अमॉन्ग द इंडियंस यूज्ड मेथड्स लाइक न्यूज़पेपर्स, नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल एजुकेशन. केसरी एंड मराठा were the newspapers introduced through which लोकमान्य तिलक made severe criticism. है ना? इसके ज़रिए लोकमान्य तिलक ने बहुत, म्हणजे देश में ब्रिटिशर्स की निंदा की. किसके ज़रिए? केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर्स के ज़रिए लोकमान्य तिलक ने इसकी निंदा की. ओके. फिर उसके बाद तो दोस्तों ये
In the early period, extremist leaders for bringing political awakening among Indians used methods. कौन से मेथड यूज़ किए इन्होंने मेथड्स यूज़ किए कि मेथड्स कौन से यूज़ किए इन्होंने? नेशनल फेस्टिवल, न्यूज़पेपर और नेशनल एजुकेशन जैसे मेथड यूज़ किए। और उसके लिए न्यूज़पेपर केसरी और मराठा में स्पेशली इन्होंने अवेकनिंग का पार्ट बहुत किया। अवेकनिंग म्हणजे लोगों को जागरूक करना, सीवियर क्रिटिसिज्म करना ब्रिटिश पॉलिसी की। एक्सपेंसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, अमृत बाजार पत्रिका वॉज इन बंगाल प्रोविंस, अमृत बाजार पत्रिका वॉज अ माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। म्हणजे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या थी ये अमृत बाजार पत्रिका पेपर बताता था। बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंसेस, जो भी आपसी मतभेद है उसको वो भूल गए थे। बाय फॉरगेटिंग द इंटरनल डिफरेंसेस, people should come together and exchange their ideas. Common people should get inspiration from contribution of national personalities. With these objectives, Tilak started organizing of Shiva Jayanti and Ganesh Utsav. ये दोनों बच्चों, ये दोनों फेस्टिवल के पीछे ध्येय ये था कि लोग इकट्ठा होना चाहिए, लोगों ने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए कि ऐसा होगा, ऐसा आया था पेपर में, ये पढ़ा क्या, वो किया क्या, और अपने देश के लिए अपने को बलिदान देना है। ये सब ध्येय से इन्होंने तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव का आयोजन किया। फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, इफ़ पीपल कम टुगेदर देन गवर्नमेंट विल बैन देम। अगर कोई राजकारण, जैसे कि इन्होंने जलियनवाला बाग मैसेकर, आपने पढ़ा होगा बच्चों और आपने सुना भी होगा, जलियनवाला बाग मैसेकर में इन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग अरेंज की थी, तो उसको उन्होंने बहुत ही क्रूरतापूर्वक उसका अंत किया और उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो इनको फिर बाद में समझ में आ गया कि पॉलिटिकल रीज़न से अगर हम लोगों को इकट्ठा करते हैं तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देंगी, लेकिन अगर धार्मिक रीज़न से करते हैं जैसे कि गणेशोत्सव, शिव जयंती, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने में गवर्नमेंट को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं करेंगी, रोक टोक नहीं करेंगी। इन मंडाले प्रिजन तिलक रोट गीता रहस्य। इट्स कोर वॉज फिलोसफी ऑफ कर्म योगा एंड स्ट्रेस दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन। इनको जेल में डाल दिया गया था, तो मंडाले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नाम की एक किताब लिखी। तो उसके अंदर क्या था कि कर्मयोग के ऊपर ध्यान देना है, अपने कर्म यानी अपना काम के ऊपर ध्यान दो। लोगों को संदेश था कि कर्मयोग एंड स्ट्रेस द पीपल शुड बी ऑलवेज इन एक्शन, म्हणजे लोगों को हमेशा काम करते रहना है देश के लिए। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर एस्टैब्लिश्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर क्रिएटिंग ए जनरेशन कंसर्न अबाउट ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जहाँ पे ये जो न्यू जनरेशन था इसको अपनी भाषा और अपना कल्चर और अपनी संस्कृति का ज्ञान मिले। The extremist leaders were of the opinion that if lakhs of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them, only then success will be achieved. उनका ये मानना था कि लाखों लोग अगर जमा हो जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं कर पाएंगी और घुटने टेक देंगी। But they did not adopt the means of armed revolution, rather insisted for extensive public agitation. उन्होंने हाथ में बंदूक वगैरह नहीं ली, लेकिन एक्सटेंसिव पब्लिक एजिटेशन म्हणजे वहाँ जहाँ देखो वहाँ दंगे करवाना, लोगों को भड़काना, लोगों को इकट्ठा करना, ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने किया। द मॉडरेट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट कैरिड फॉरवर्ड द मूवमेंट। मॉडरेट ने नींव रखी फ्रीडम मूवमेंट की और एक्सट्रीमिस्ट ने उसको आगे लेके गए। तो ये है कहानी दोस्तों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया है। In 1897 in Pune, the epidemic of plague had spread on a large scale. जैसे अभी कोविड फैला है ना, उसी तरीके से प्लेग फैला था 1897 में पुणे में। अभी सोचो, अभी अगर तुम लोगों को इकट्ठा करोगे, मारोगे, तो क्या हालत होंगी लोगों की कोविड में। तो उसी तरीके से उस समय में प्लेग था, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू इट। लोगों
बहुत लोग मर रहे थे उसकी वजह से। एन ऑफिसर नेम्ड रैंड वॉज अपॉइंटेड। रैंड नाम का एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था इसकी देखरेख करने। द प्लेग पेशेंट्स वर सर्च्ड आउट एंड ऑपरेसिव मेजर्स वर अडॉप्टेड। प्लेग पेशेंट्स को ढूंढ लिया जाता था और उन पे अत्याचार करते थे। ऑपरेसिव मेजर्स म्हणजे अत्याचार करना, उनको मारना, उनको दवाई नहीं देना। एज अ रिवेंज चापेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड रैंड। ये रैंड नाम का ऑफिसर बहुत ही खतरनाक था और बहुत पनिशमेंट देता था लोगों को। तो चापेकर ब्रदर्स जो थे इन्होंने इसका खून म्हणजे इसको गोली मार दी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कनेक्ट रिलेशन ऑफ लोकमान्य तिलक विद दिस कॉन्स्पिरेसी। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं लोकमान्य तिलक का हाथ है। आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट इम्प्रिजन तिलक विथ रिवेंज। लेकिन गवर्नमेंट को कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन द्वेष में आके इन्होंने तिलक को जेल में डाल दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। ये कहीं ना कहीं अपने को, अपने अंदर जो एकता थी उसको, एकता को खंडित करना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम में ये एक तरह की म्हणजे क्या बोलते हैं, एक तरह का झगड़ा लगाना चाहते थे ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े तो अपने को वापस से फ़ायदा हो जाएगा। हमेशा से इनका दोस्तों यही रहा है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। द देन वाइसराय लॉर्ड कर्सन कंट्रीब्यूटेड टू इट। जब वाइसराय था लॉर्ड कर्सन, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा ये बंगाल को डिवाइड करना। Bengal was a very large province. To carry out the work of the province was difficult from administrative point of view. उन्होंने बोला, रीज़न क्या दी कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं। By putting up this reason in 1905, he declared the partition of Bengal. तो आपको दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वाइसराय ने किया ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन किया। कारण ये बताते हुए द रीज़न वॉज दैट प्रोविंस वॉज वेरी लार्ज एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर दिस रीज़न ही डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। विद दिस पार्टीशन अरेंजमेंट वॉज मेड सच दैट majority Muslim will remain in the East Bengal and West Bengal for majority Hindus। उसमें भी उन्होंने ईस्ट बंगाल में मुसलमान रहेंगे और वेस्ट बंगाल में हिंदू रहेंगे ये तक बता दिया। The hidden strategy of British was that if Hindus Muslims were divided due to partition then freedom movement will be weakened। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हिंदू मुसलमान डिवाइड हो जाए तो फ्रीडम मूवमेंट वैसे ही वीक हो जाएंगी। नेक्स्ट इज एंटी पार्टीशन मूवमेंट। There was public awakening against partition not only in Bengal but all over India। म्हणजे लोग जागरूक हो रहे थे कि ये पार्टीशन हुआ नहीं है, करवाया गया है, इसकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं, फिर भी इसको किया गया है, धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे इसको कर दिया गया है। 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मॉर्निंग डे। म्हणजे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में इसको मनाया गया जिस दिन पार्टीशन बनाया था 1897 में, 1905 में 16 अक्टूबर को। तो द डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मॉर्निंग डे म्हणजे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। यहाँ तक लोगों को मालूम हो गया था कि ये जो ब्रिटिश जो कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। ऑल ओवर इंडिया देयर वर प्रोटेस्ट मीटिंग टू कंडेम द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट का डिसीजन किसी ने भी सराहना नहीं की, सबने उसको कंडेम किया म्हणजे उसकी निंदा की और बताया कि ये ठीक नहीं है। वंदे मातरम केम टू बी संग एवरीवेयर। वंदे मातरम नाम का जो नेशनल सॉन्ग है इसको हर जगह पे गाया गया है। एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी रक्षाबंधन प्रोग्राम वर हेल्ड। म्हणजे बताने के लिए कि हम एक है तो बहुत सारे हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी, तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल अरेंज किया गया। स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर बायकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट।
बच्चों ने स्कूल छोड़ छोड़ के मूवमेंट में हिस्सा लिया। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसकी अगुवाई कर रहे थे। आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर्स। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू एंटी पार्टीशन मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर को तो सर का खिताब, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का टाइटल तक वापस दे दिया था ब्रिटिशर्स को, ये बोल के कि मुझे सर के टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट। नेशनल कांग्रेस का जो एक्सटेंट था, म्हणजे जो हद थी, वो बहुत बढ़ गई थी। अब वो नेशनल मूवमेंट और नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाती थी। ओविंग टू सिवियरिटी ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ब्रिटिश एन्यूल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। म्हणजे उनको बहुत असमाधान हुआ, उनको डर लगने लगा कि अब हमको छोड़ के जाना पड़ेगा भारत को, तो इस वजह से उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अन्यूल्ड म्हणजे उसको अमल में ला लिया। 4-point program of Indian National Congress. Gopal Krishna Gokhale was the president of Indian National Congress session of 1905. He supported the anti-partition movement. Dadabhai Naoroji. He supported the anti-partition movement and Dadabhai Naoroji was the president of 1906 session. म्हणजे उस कांग्रेस का जो सेशन था, 4-point प्रोग्राम का जो सेशन था, उसका प्रेसिडेंट थे दादाभाई नवरोजी। प्लीज अंडरलाइन दिस, दादाभाई नवरोजी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 सेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस द वर्ड स्वराज फ्रॉम द स्टेज। पहली बार उन्होंने स्वराज नाम के शब्द का स्टेज से इस्तेमाल किया। इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच ही गेव द मैसेज दैट रिमेन यूनाइटेड, ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल द एम ऑफ स्वराज। उन्होंने ये मैसेज दिया दादाभाई नवरोजी के रिमेन यूनाइटेड, ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल द एम ऑफ स्वराज। म्हणजे एकजुट होके रहो, बहुत सिंसियरली म्हणजे सही मायने में मेहनत करो और स्वराज का जो एम है उसको पूरा करो, सो दैट टुडे वी विल बी एबल टू सेव लैक्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, diseases and India will get a respectable position among the developed country। तो उनका बोलना था कि लाखों लोग जो मर रहे, गरीबी से मर रहा, कोई भूख से मर रहा, कोई बीमारी से मर रहा, तो इनको हम बचा सकेंगे और इंडिया को एक सम्मानीय जो स्थान है वो डेवलप्ड कंट्री का स्थान इंडिया को मिलेगा। इन द सेम सेशन स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट, this 4-point program was unanimously accepted. स्वराज म्हणजे स्वतःचा राज, स्वराज, स्वदेशी, स्वतःचे राजमधून घ्यायचं, त्याला स्वदेशी म्हणतात आपण। स्वदेशी किसको बोलते हैं? खुद के राज में से खरीदना। और नेशनल एजुकेशन म्हणजे राष्ट्र का जो शिक्षण है वो, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं। और बॉयकॉट करना म्हणजे आंदोलन करना, इन सब चीज़ों के लिए आंदोलन करना। ये जो 4-point प्रोग्राम था ये यूनानिमसली म्हणजे बिना अपोजिशन के एक्सेप्ट किया गया, म्हणजे माना गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से अभी भी जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है ये स्वदेशी मूवमेंट का पार्ट ही है दोस्तों। पहले स्वदेशी मूवमेंट था, अभी नाम बदल गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जब अपन करते हैं तो अपन सेल्फ सफिशिएंट म्हणजे खुद में अपन खुद कमा सकते हैं और खुद अपने भाइयों को कमाने का मौका भी दे सकते हैं। टू फॉलो द पाथ ऑफ स्वदेशी वी नीड टू ब्रिंग टुगेदर कैपिटल, रिसोर्सेस, मैन पावर एंड सच अदर फोर्सेस एंड फ्रॉम दिस द बेनिफिट ऑफ कंट्री कुड बी अचीव्ड। स्वदेशी को अगर स्वदेशी के रास्ते पे चलना है तो हमको जिसके पास जितना भी पैसा है, जो रिसोर्स है, जो मैन पावर है, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और दूसरे जो फोर्सेस है उनको भी इकट्ठा करने की वजह से कंट्री का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। इट वॉज डिसाइडेड दैट बायकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप था इसका कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। जैसे अभी अपन चाइना के गुड्स को नहीं बोल रहे ना, वैसे ही उन्होंने फॉरेन गुड्स को नहीं बोला था ताकि जो वो इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन हो गई है वो इंडस्ट्रीज़ फिर से शुरू हो सके, अपने जो भाई बहन हैं वो कमा सके। समझ में आया दोस्तों? फॉरेन रूल को क्यों बायकॉट किया, फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट किया।
एंड बायकॉट फॉरेन रूल। नेक्स्ट फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था बायकॉट फॉरेन रूल। Due to boycott, we will be able to attack roots of British imperialism was the opinion of some of the leaders. Imperialism अपन ने पहले भी पढ़े हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे दबाव डालती है, तो ये इन्होंने सोचा कि अगर अपन फॉरेन रूल फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते हैं तो अपन ब्रिटिशर्स की नींव हिला देंगे और फिर अपने को ब्रिटिशर्स को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। Some of the leaders, extremists, trying that this opposition should not be successful. कुछ extremist leaders जो थे, difference between moderates and extremists, ये जो है ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये हो रहा था। तो डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स क्या था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिफरेंसेस बिटवीन आइडियोलॉजीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रोज टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन सूरत सेशन इन 1907। ये बहुत ज़्यादा म्हणजे मनमुटाव मतभेद जो था वो बहुत बढ़ गया सूरत के सेशन में 1907। मॉडरेट्स वर ट्राइंग टू कीप असाइड द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट, द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट दिस अपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल। म्हणजे मॉडरेट्स क्या कर रहे थे, ये स्वदेशी बायकॉट और स्वदेशी रूल और स्वदेशी गुड्स को बायकॉट करने का जो था वो ये अभी के लिए साइड में रखना चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इसको मानते नहीं थे, ये इसका म्हणजे अपोज कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सच मॉडरेट लीडर्स ब्लेम्ड दैट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ मॉडरेट्स लीडर्स ने इन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते थे। लाला लजपत राय ट्राइड टू एक्ट एज अ मीडिएटर। लाला लजपत राय मीडिएटर बने। एज पर तिलक्स ओपिनियन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ नेशनल प्लेटफॉर्म, हेंस इट शुड नॉट बी डिवाइडेड। तिलक का ये मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही अपने को एक ज़रिया है जिसके ज़रिए अपन लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो हमें इसमें डिवीज़न नहीं लाना चाहिए, हेंस इट शुड नॉट बी डिवाइडेड। During the session, the tension increased and since no compromise was possible, finally there was a split in the Indian National Congress. लेकिन इनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिला, म्हणजे कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, इसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो भाग हो गए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे फिट।